गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज लेके आया हूं पार्ट 2 सेंटर ऑफ मास का। अपने लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि कैसे सेंटर ऑफ मास अपने लोग निकाल सकते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अगर वो पर्टिकुलर सिस्टम बना रहे हैं तो। जैसे अगर मैं बात करूं दो बॉडीज, ये और ये, इन दोनों बॉडीज का अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अपने पास सीधा एक फॉर्मूला है। कौन सा? एक्सियम। सपोज ये किसी एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सेस पे आपका जो सेंटर मास होगा वो कितना होगा? इसका मास अगर m1, इसका मास अगर m2, इसका कोऑर्डिनेट है x1, 0, इसका कोऑर्डिनेट है x2, 0। ठीक है, जीरो बोले तो यहाँ पर y एक्सेस पर जीरो। तो एक्सियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक्सियम की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दो से ज्यादा पार्टिकल्स होते तो प्लस m3 x3 अपॉन प्लस में m3 आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट एक रॉड है, ठीक है, एक आपके पास रॉड है, ठीक है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है। तो सपोज अगर इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के ऊपर ही लाई कर, ये याद रखिए। वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास समथिंग यहाँ होगा। और वो कितनी दूरी पर होगा ओरिजिन से? 2r/पाई। क्या हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं? याद भी रखने चाहिए, बट डिराइव भी करने के लिए आ सकते हैं। कंपटीशन में तो कभी नहीं आएंगे डिराइव करने के लिए, बट अकेडमिक्स में आ सकते हैं। तो 2r/पाई, इसका यहां से लेके यहां तक का जो सेंटर ऑफ मास है वो आज अपने लोग निकालें। सिमिलरली सपोज अगर कोई एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, तो सेंटर से उसका अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो अगर इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है तो टोटल जो होगा वो कितना होगा? 4r/पाई। इस तरह से। तो आपको इनके सेंटर ऑफ मासेस अगर आपको निकालने आते हैं तो वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं आते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इसको एंड तक देखिएगा। अपने लोग सारी की सारी जितनी भी बॉडीज होती हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की, वो उनके बारे में अपने लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तीन वे में। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री वेज। कौन कौन से थ्री वेज? अगर कोई एक पर्टिकुलर वायर है सपोज, तो वहां पर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर कोई सपोज कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, तो वहां पर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर कोई स्फीयर है, ये सपोज कोई स्फीयर है, ये सपोज कोई स्फीयर है, और ये शीट है कोई, ये शीट है, और ये कोई वायर है, तो यहां पर जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपका लेंथ वाइज होगा। यहां पर आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा ये एरिया वाइज होगा। और ये एक स्फीयर है तो इसमें मास भरा गया होगा, तो ये सॉलिड होगा कंप्लीटली, तो इसमें आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूम वाइज होगा। तो मैं तीनों का मास कैपिटल एम मान लेता हूं। इसका भी मास कैपिटल एम, इसका भी मास कैपिटल एम, और इसका भी मास कैपिटल एम। तीनों का मास मैंने कैपिटल एम माना हुआ। ठीक, अब इसकी लेंथ मान ली मैंने कितनी? कैपिटल एल नाम की। इसका एरिया मान लिया कैपिटल ए नाम का। इसकी वॉल्यूम मान ली कैपिटल वी नाम की। तीनों की अपनी अपनी डेंसिटी होगी। तो लेंथ वाइज अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने लोग कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगेगा। लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि अपने लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी डेंसिटी के बारे में समझा हुआ। बट वो डेंसिटी क्या थी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम वो इसमें लगेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बट अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी की बात करूं या सरफेस मास डेंसिटी की बात करूं तो इसमें क्या लगेगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। सरफेस मास डेंसिटी की बात करूं, सरफेस मास डेंसिटी की बात करूं तो इसमें लगेगा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। और ये क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो इसमें क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इनको रिप्रेजेंट करा जाता है अलग अलग सिंबल्स के साथ। लीनियर मास डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है लैम्डा के साथ। सरफेस मास डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा के साथ।
वॉल्यूम, मास, डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है रो के साथ। तो आपको इन तीनों का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप आगे का जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ शायद ही आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड हो गया कैसे कैसे आपका मास डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। और डेंसिटीज कौन कौन सी हैं, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। ठीक है, अब आगे पढ़ें। नाउ अब अगर मैं बात करूं, सपोज आपके पास एक कोई रॉड है, कोई रॉड है आपके पास, ठीक है, और मैं कह देता हूं पहले इसकी लेंथ कितनी है, एल। बड़ी सिंपल भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, तो आपको जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि जो पर्टिकुलर शेप्स यूनिफॉर्म हो उनका आप सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली निकाल सकते हो, उनके सेंटर पे होगा, समथिंग क्या होगा, दैट इज L/2 लेंथ पर होगा। सिंपल, ठीक है। बट अगर आपको इसको डिराइव करना हो तो कैसे करोगे, तो भाई डेरिवेशन के लिए ध्यान से देखिए, डेरिवेशन कैसे आप करोगे इसका। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने मान लिया ऑरिजिन, 0,0, और ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, वाई एक्सेस। ठीक, अब इसका मैं मान लेता हूँ कोई एक एलिमेंट, ये मान लिया मैंने एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है, dx, जिसका मास कितना मान लिया मैंने, dm मास है। dx एलिमेंट माना, इसका मास कितना है, dm, और ये ओरिजिन से x1 की दूरी पर है, कितना, x1 की दूरी पर। सिमिलरली मैं एक और एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, सिमिलरली एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं जो कितनी दूरी पर है, x2 की दूरी पर है, उसका मास भी कितना, dm। सिमिलरली एक और एलिमेंट मान लेता हूं जो कि x3 की दूरी पर है, ठीक है, मास उसका भी कितना है, dm। तो ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मुझे मिल जाएं तो आप पिछली वाली वीडियो का कंसेप्ट उठाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सीधा फॉर्मूला क्या लगा सकता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हर पर्टिकुलर पार्टिकल का मास dm, कोऑर्डिनेट कितना, x1, दूसरे का मास भी dm, कोऑर्डिनेट क्या, x2, तीसरे का मास dm, कोऑर्डिनेट क्या, x3, एंड एज इट इज चलता रहूंगा। सिमिलरली अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज dm प्लस dm प्लस dm एंड प्लस सो ऑन, ये करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इन सबको मुझे ऐड करना हो तो मैं क्या करूं, मुझे डायरेक्टली क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। ठीक, तो इंटीग्रेशन किसका, ये x आपका वेरी कर रहा है, तो x साथ में क्या है, dm होल डिवाइडेड बाय, या नीचे सबका एडिशन होना है तो किनका एडिशन होना है, dm मासेस का, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm will be equal to what, xm। तो आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे, और यकीन मानिए इससे आप सारे के सारे डेरिवेशन सॉल्व कर लोगे। अभी आपको मैं 5-6 करवा के भी दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला xm इज इक्वल टू एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ध्यान दीजिएगा, यही रॉड जो आपके पास है, ठीक, इसका मैं मास मान लेता हूं कैपिटल M, लेट m इज इक्वल टू मास, L इज इक्वल टू लेंथ, L हो गई इसकी क्या, लेंथ। तो इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन लगना है वो क्या लगना है, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक छोटा एलिमेंट आपने कंसीडर करा dx नाम का, छोटा एलिमेंट कंसीडर करा dx। इस dx एलिमेंट का मास कितना होगा, तो आप खुद सोचिए, यहां पर l लेंथ का मास कितना था, m, l लेंथ का मास कितना था, m, यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ, m अपॉन l, यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ, m अपॉन l। तो जो dx लेंथ है उसका मास कितना होगा, m अपॉन l इंटू dx। तो dx लेंथ का मास कितना हुआ, dx लेंथ का मास m अपॉन l इंटू dx, यूनिटी मेथड लगाया मैंने और कुछ नहीं करा। तो dx लेंथ का मास कितना, m अपॉन l इंटू dx आ जाएगा। अब ये dx लेंथ का मास क्या माना हुआ है, dx लेंथ के मास को, dx लेंथ के मास को तो dm माना हुआ है, तो दैट इज dm की वैल्यू कितनी आ गई, m अपॉन l इंटू dx, m अपॉन l इंटू dx। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप खोलिए जरा, तो xm विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज, ठीक, dm की वैल्यू कितनी, m अपॉन l dx होल डिवाइडेड बाय
इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, सारे के सारे डीएम में ऐड करूंगा यूजिंग इंटीग्रेशन, मुझे क्या मिलेगा, सारा का सारा मास रॉड का, तो सारा का सारा मास रॉड का क्या है एम, तो नीचे क्या आ गया एम आ गया, तो ये एम से तो ये एम वैसे कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन करना है सारे के सारे डीएक्स, तो सारे के सारे डीएक्स यहाँ से शुरू होंगे आगे तक चलते रहेंगे, तो यहाँ से शुरू हुआ आगे तक चलते रहे तो कंप्लीट लेंथ यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर खत्म होती है, तो वो क्या हो जाएगी जीरो से लेके एल तक, तो इंटीग्रेशन कहाँ से जीरो से लेके एल तक हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल आ गया बाहर, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक जीरो से लेके एल तक, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 एल, तो एल से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला एल बाई 2, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया सेंटर ऑफ मास निकाल लिया किसका रॉड का, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर है भाई। अगला करते हैं, ठीक है, अब करेंगे किसका रॉड का, चलो कौन सी रॉड, सेमी सर्कुलर रॉड, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रॉड, इसका निकालने जाएंगे, जो सेमी सर्कुलर रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो सेमी सर्कुलर रॉड समथिंग इस शेप में आ जाएगी भाई, ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया था 2r अपॉन पाई, उसको डिराइव करके देखते हैं क्या वही आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप उन फॉर्मूलेस को डिराइव करो, ठीक है, ये आपके पास आंसर आना चाहिए 2r अपॉन पाई लास्ट में, यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अपने लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, हर एक केस में यही करना है, छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, तो एलिमेंट आपका ये हुआ है ना, एलिमेंट आपके पास ये हुआ, इसको मैं अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये आपके पास है एलिमेंट, ये आपके पास है एलिमेंट, क्लियर, तो यहाँ बीच में इसका एंगल हो जाएगा कितना डी थीटा, बीच का एंगल कितना हो गया डी थीटा, डी थीटा बीच का एंगल हो गया, और ये एक मास हो गया डी एम नाम का, इसको dx एलिमेंट मान लो, dx एलिमेंट मान लो, ठीक, ये dx एलिमेंट हो गया, और इसका अपना जो रेडियस है वो कितना है कैपिटल आर, कितना है कैपिटल, ये हमें पता ही है, चलो यहाँ मेंशन कर दो इसको, कैपिटल आर इसका रेडियस है, और ये एंगल बना रहा है सपोज थीटा, ये एंगल बना रहा है सपोज थीटा, ठीक, तो ये y डिस्टेंस इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए y डिस्टेंस समथिंग है, ये क्या है अभी पता कर लेंगे, ये y डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है कुछ ना कुछ, ठीक, अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा ना, इस ट्रायंगल को मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये थीटा है, ये वाई है और ये आर है, ठीक, तो यहां पर ये पर्टिकुलर वाई आपको निकालना है, तो साइन थीटा विल गिव यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y विल बी इक्वल टू r sin थीटा, इक्वेशन नंबर हो गई है 1, क्लियर भाई। जब भी आपको ऐसी पर्टिकुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास यहाँ तो x एक्सिस के लो, यहाँ y एक्सिस के लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, कहीं इस लाइन पर, इस लाइन पर, दैट इज y एक्सिस, ना इधर ना इधर, y एक्सिस पर जाएगा, ये साफ दिख रहा है, तो हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ D, पहले क्या कर रहा था XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM, क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के अलोंग था, बट यहाँ पर आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ YDM, सॉरी जस्ट DM, तो भी ये सारे के सारे डीएम्स अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा, तो नीचे तो आपका जस्ट और जस्ट क्या रहेगा कैपिटल M रहेगा। बात करते हैं ऊपर की YDM में, तो इस डीएम मास की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो सबसे पहले देखो ध्यान से, लेंथ L का मास कैपिटल M है, टोटल लेंथ का मास कितना है कैपिटल M है, ठीक, दूसरी चीज यूनिट लेंथ का अगर मास पता करना हो तो M अपॉन L, दैट इज लैम्डा की वैल्यू M अपॉन L, लीनियर मास,
फिर dx एलिमेंट, जो dx एलिमेंट है, dx एलिमेंट का मास कितना होगा m/l dx, वही सेम जैसे पीछे करा था। ठीक है यार, dx भी ना मान के इसको dy मानिए भाई, dx मान लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx मान लिया आपने। अब यहां पर अगर ये dx है, ये r है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी यहां से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये dx लेंथ का मास इतना है, dx लेंथ बोले तो dm का मास कितना है, dm का मास है m/l dx। यहां ध्यान से देखिए, ये dx लेंथ का मास इतना है, तो dx लेंथ का मास को मैं dm मानता हूं, तो dm की वैल्यू कितनी हो गई m/l इंटू dx। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल की वैल्यू d थीटा इज इक्वल टू आर्क की वैल्यू dx अपॉन रेडियस की वैल्यू r। तो आपके पास यहां पर dx की वैल्यू कितनी आ गई, r d थीटा, dx की वैल्यू कितनी आ गई r d थीटा। तो आपने यहां पर dx की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, r d थीटा पुट कर देना है, तो dm की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी m/l r d थीटा। क्लियर यहां तक, तो dm की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू आपके पास यहां पर है r sin थीटा, तो आपको सिंपली अब क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह r sin थीटा, dm की जगह m/l r जस्ट d थीटा होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, सारे के सारे dms को ऐड अप करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मास। ठीक, अब m बाहर आ गया, तो m से m वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काट दो, r स्क्वायर अपॉन l, r स्क्वायर अपॉन l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका आया, साइन थीटा और साथ में d थीटा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा। तो भाई पहला एलिमेंट यहाँ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे चलते रहेंगे इधर की तरफ। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आया, यहां से स्टार्ट हुआ, इधर की तरफ आया, तो बेसिकली क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, कहां से कहां, जीरो एंगल से 180, दैट इज जीरो से पाई कर दीजिए यहां पर। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो वाई सी एम विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एल, तो आ गया बाहर, आर स्क्वायर अपॉन एल तो आ गया आपका बाहर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा आ गया। ठीक, ओके नो, माइनस का कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां, जीरो से पाई, इसको पुट कर दीजिए, तो आर स्क्वायर अपॉन एल, माइनस का साइन भी बाहर ले लीजिए, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो कॉस पाई -1, ये -1 -2 हो गया, -2 माइनस बाहर, तो प्लस का 2 आर स्क्वायर अपॉन एल। एल क्या है, एल टोटल लेंथ है इसकी, एल क्या है, टोटल लेंथ है। सेमी सर्कुलर आर्क जो है आपके पास, ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है, आपको रॉड है आपके पास, इसकी टोटल लेंथ को मैंने एल माना हुआ है। आर के टर्म्स में एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई आर, इसको पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, वाई सी एम विल बी इक्वल टू 2r² अपॉन पाई आर, तो आर से आर गया तो कितना बचा, 2r अपॉन पाई, कितना आया, 2r अपॉन पाई। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 2r अपॉन पाई अपने लोग डिराइव करेंगे, हो गया। तो वाई सी एम कितना आया, सेंटर ऑफ मास कितना निकल गया, 2r अपॉन पाई। ओरिजिन से इतनी दूरी पर इस पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर रॉड का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। देख लीजिए एक बार। ओके, तो अब करते हैं अगला। अब अपने लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है एक डिस्क का, सॉलिड डिस्क, मतलब एरिया वाइज उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपने लोग अब निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एक डिस्क है, ठीक, ये कंप्लीटली आपका सॉलिड डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास अपने लोगों को निकालना है। तो मान लो अभी के लिए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल मास कैपिटल एम है। अब आपको क्या करना है, इसका एक एलिमेंट मानना है, इसका एक एलिमेंट। तो भाई इसके एलिमेंट अपने लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं, एक एलिमेंट, एक रॉड की शेप में आपका ये एलिमेंट है, सेमी सर्कुलर रॉड है ये, इसके शेप में आपका ये एक एलिमेंट है। ठीक, सेमी सर्कुलर रॉड। तो सेमी सर्कुलर रॉड जो आपके पास है एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पर,
और इसका अगर मैं रेडियस मानना चाहूं तो मैं मान सकता हूं स्मॉल आर। क्या मान सकता हूं? स्मॉल आर। ठीक। अब ये आपके पास एक स्मॉल आर रेडियस की मैंने एक एलिमेंट ले रखी है जिसकी अपनी थिकनेस, ये थिकनेस जिसकी मैं ये मोटाई की बात करूं तो ये डी आर मान रहा हूं। कितने मान रहा हूं? डी आर। जैसे अगर आपके पास ये एक रॉड है ना जिसको मैंने बेंड करा हुआ है, तो ये जो थिकनेस है मैं इसकी बात करूं तो ये डी आर थिकनेस है, और ये टोटल ऑफ द रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। अगर इस रॉड को मैं सीधा कर दूं तो सीधा समथिंग ऐसी हो जाएगी, है ना? तो ये इसकी थिकनेस हो गई डी आर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? खुद सोचिए, आर एज अ रेडियस, तो सेमी सर्कुलर आर्क, तो पाई आर। ठीक। तो इस पर्टिकुलर रॉड का अब एरिया कितना हो जाएगा? तो स्मॉल एरिया डी ए की वैल्यू कितनी? स्मॉल एरिया डी ए की वैल्यू कितनी होगी? आपकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ बाई आर, ब्रेड्थ डी आर। तो इस रॉड के आपके पास लेंथ भी आ गई, तो सॉरी एरिया भी आ गया भाई, स्मॉल एरिया होगा पाई आर इंटू डी आर। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। भाई रॉड का तो सेंटर ऑफ मास आपको पता ही है, सेमी सर्कुलर रॉड का तो आप ऑलरेडी निकाल भी चुके थे। क्या निकाल चुके थे? 2r अपॉन पाई। तो इस पर्टिकुलर इसका सेंटर ऑफ मास समथिंग यहाँ होगा, दैट इज 2r अपॉन पाई, मतलब इसके y की वैल्यू तो ये है। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ, वाई सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो जो ये वाला y है ये किसका है? इस डी एम का है। और ये डी एम क्या है? ये वाली है। ये डी एम क्या है? ये वाली है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो y होगा वो कितना होगा? वो y कितना होगा? 2r अपॉन पाई के बराबर। ये y किसका है? ये y है इस छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, और वो कितनी लेंथ पर होगा? 2r अपॉन पाई लेंथ पर होगा। तो मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2r अपॉन पाई लिख भी दूं, पहले लिख दूं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ टी है। ठीक। अब अगर मैं बात करना चाहूं कि ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इसका मास कितना होगा, तो मास यहाँ पर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया वाइज आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब कैपिटल ए एरिया पर मास कैपिटल एम, यूनिट एरिया पर मास, मास अपॉन एरिया। तो स्मॉल एरिया जो डी ए होगा उसका मास कितना? एम अपॉन ए इंटू डी ए। तो स्मॉल एरिया का मास कितना? एम अपॉन ए इंटू डी ए। डी ए जो पर्टिकुलर एरिया का मास मुझे पता करना है, तो दिस बिकम्स व्हाट? डी एम की वैल्यू एम अपॉन ए इंटू डी ए। और डी ए की तो वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, पाई आर इंटू डी आर, उसको वहां पुट कर सकता हूँ। तो डी एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम अपॉन ए इंटू पाई आर डी आर। तो डीएम की वैल्यू होगी, इसको यहाँ पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, एलिमेंट्स कैसे होंगे? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, बढ़ते जाएंगे, सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बना देंगे? डिस्क बना देंगे। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं और सारे के सारे डीएम मासेस को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल मास मिल जाएगा। तो वाई सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ 2r अपॉन पाई इंटू एम अपॉन ए पाई आर इंटू डी आर होल डिवाइडेड बाय टोटल मास, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो पाई से एक पाई ये कैंसिल हो जाएगा, एम से वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या? 2r का स्क्वायर डी आर होल डिवाइडेड बाय पाई विल गिव यू व्हाट? वाई सी। ओके, तो गलती क्या हो गई ना, जो ये वाला एरिया ए है, ये एरिया ए आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ए की वैल्यू, तो ये एरिया ए की वैल्यू अपने लोग बाद में लगा देंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? अब भाई एलिमेंट्स यहाँ से बनते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सेंटर से ऊपर तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो एक डिस्टेंस कवर करना है। तो वो डिस्टेंस कितना है? जीरो से लेके कहाँ तक? लेंथ कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस आर। तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक के लिए आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक। तो वाई सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन ए आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल आर वो बन जाता है आर क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां तक? जीरो से लेके कैपिटल आर तक। ठीक, पुट करेंगे तो 2 आर क्यूब अपॉन 3 इंटू कैपिटल ए। अब ए की जगह क्या पुट करूं? ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू आर क्यूब अपॉन, ठीक है। अब इसका एरिया है कितना वैसे? टोटल एरिया कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर होता तो इसका कितना हो जाएगा? तो पाई
आर स्क्वायर अपॉन 2, तो वो 2 चला जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4r अपॉन 3 पाई। तो दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ मास। तो 4r अपॉन 3 पाई, ये आपको आंसर मिल गया भाई इसका। किसके लिए? इस पर्टिकुलर डिस्क के लिए। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊंचा होगा? 4r अपॉन 3 पाई के बराबर। चलो भाई अब करते हैं अगला। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट अगर ध्यान देंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपके पास सपोज ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है। इस हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, तो सेंटर ये हो गया इसके क्रॉस सेक्शन का, तो समथिंग यहाँ ऊपर लाई करेगा। ये नहीं पता कहाँ लाई करेगा, तो क्या करना होगा? सबसे पहले अपने लोग एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो एलिमेंट अपने लोगों को इसके ऊपर कुछ इस तरह से मानना पड़ेगा भाई। हम्म, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर हो गया भाई। ये हम सॉरी हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, और इसका मैंने एक एलिमेंट मान लिया। और इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर समथिंग यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसका अपना रेडियस कैपिटल आर, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस भी हमें चाहिए होगा बाद में। तो अभी के लिए मान लेते हैं स्मॉल आर। अभी के लिए क्या मान लिया? स्मॉल आर मान लिया। और ये एलिमेंट की अपनी कोई थिकनेस होगी, तो वो थिकनेस को अपने लोग अभी के लिए मान लेते हैं, जो थिकनेस ये वाली है dx। क्या मान लिया? dx। और dx थिकनेस, और एंगल कितना बना लिया सपोज इसने? d थीटा। कितना? d थीटा। और यहाँ से इसका y एक्सेस कितना होगा? y एक्सेस, तो वो अपन लोग निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास रेडियस है y की वैल्यू, और अगर ये थीटा है तो y की वैल्यू आ जानी चाहिए। कैसे आ जानी चाहिए? तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल आपके पास है, ठीक। अगर ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस कैपिटल आर, और ये एंगल थीटा, ये आपके पास y, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y विल बी इक्वल टू r sin थीटा। y विल बी इक्वल टू r sin थीटा। तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास r sin थीटा। और अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाइए, ycm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक। एल लेंथ पर मास कैपिटल एन, तो dx लेंथ पर कितना हुआ था? लेमडा इज इक्वल टू एम अपॉन एल, ठीक। तो dm मास जो dx लेंथ के लिए था वो कितना था? लेमडा dx। यूनिटरी मेथड को याद करो, तो लेमडा की जगह अपन लोगों ने एम अपॉन एल लगाया था, ठीक। यूनिटरी मेथड को याद करा जाए तो एम अपॉन एल क्या है? लेमडा है, ठीक। सिमिलरली कैपिटल ए एरिया के लिए मास कैपिटल एन था, तो सिग्मा आपके पास मास डेंसिटी आ गई उसकी। तो डीएम मास फॉर स्मॉल एरिया कितना हुआ? सिग्मा डीएम। कितना हुआ? सिग्मा डी। तो स्मॉल एरिया डीए के लिए मास कितना? सिग्मा डीए। यूनिटरी मेथड याद करो तो सिग्मा की जगह एम अपॉन ए रखा हुआ था यहाँ पर बस। अब यहाँ पर y की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है, ये y डीएम मास ही तो है। इस डीएम मास की अगर मैं बात करूं तो उसका y क्या है? वो ये है। कितनी ऊंची पर है? ऊंचाई पर है, तो r sin थीटा, इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। मैं अभी पुट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। r sin थीटा इंटू डी होल डिवाइड बाय सारे के सारे एलिमेंट्स, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ नीचे बनते रहेंगे, और वो एक हेमिस्फीयर बना देंगे, तो सारा का सारा मास कितना? कैपिटल एम हो गया, ठीक। अब YCM की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। पहले तो DM की वैल्यू देखो कितनी होगी। तो DM की वैल्यू निकालनी है, तो इसका एरिया पता होना जरूरी है, ये एरिया कितना है। तो मैं इसको क्या करूँ? खोल दूं, तो एक सिंगल ये स्ट्रिप कुछ ऐसी बन जानी चाहिए। अगर एक सर्कुलर स्ट्रिप है, इसको खोल दिया जाए तो ये स्ट्रिप कुछ ऐसी बन जानी चाहिए, ठीक। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो ध्यान से, तो ये स्मॉल आर, ठीक है, ये थीटा, तो ये थीटा, और ये कैपिटल आर, ठीक। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या बन जाती है? आर cos थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू आर cos थीटा आ गई। तो कहने का मतलब इसका रेडियस भी मिल गया आपको, आर cos थीटा, ठीक। ये थीटा, तो ये थीटा है, ये वाला थीटा जो मैं यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू आर cos थीटा आ चुकी है।
अब अगर ये आर कॉस थीटा है तो ऑटोमेटिकली इसका जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 पाई आर। तो दैट बिकम्स इसकी कंप्लीट लेंथ 2 पाई आर। आर कितना है, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा लगा दिया। ठीक है, इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी भाई, ये विड्थ dx, तो ये dx विड्थ कितनी है ये पता करनी है मुझे, तो ये मैं पता कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखिए, ये वो dx विड्थ है, ये वो dx विड्थ है, ध्यान से देखो, ये वो dx विड्थ है, ध्यान से देखिए, ये वो dx विड्थ है, तो ये d थीटा एंगल है, ये d थीटा एंगल है, और ये आपके पास रेडियस कैपिटल आर है। तो आप ये dx की वैल्यू कैसे पता करोगे, एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क dx अपॉन रेडियस r, तो dx की वैल्यू r d थीटा आ जाती है। तो ये आपके पास dx क्या है, r d थीटा। तो एक तरह से ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन चुकी है, तो इसका एरिया, स्मॉल एरिया, इसका स्मॉल एरिया डी ए कितना होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये डी ए की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब मुझे डीएम की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा को उस डी ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। तो डीएम की वैल्यू इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर साइन थीटा इंटू डीएम की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा होल डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन। क्लियर। तो भाई आर इंटू आर, आर का स्क्वायर हो गया, पाई बाहर आ जाएगा, टू बाहर, टू को बाहर मत लाओ, सिग्मा को बाहर ले आओ, तो वाई सी एम विल बी इक्वल टू, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, सिग्मा भी बाहर आ गया, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, और आर का क्यूब आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना, आर का क्यूब आ रहा है, आर का क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब आर का आ गया क्यूब, और 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता है sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई, साथ में डी थीटा है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो कहां से कहां करना होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो कहां से कहां करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट हुए, यहां तक गए, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, जीरो एंगल से कहां तक, ये थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, क्योंकि सर्कल है तो इधर वाला एरिया ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है, पहला एलिमेंट इधर तो वो इधर भी आएगा क्योंकि कंप्लीट स्फीयर स्ट्रिप बनी, फिर दूसरा यहाँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे पर्टिकुलर कवर होते जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर एंगल बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, जीरो से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया 90 तक, तो ऑटोमेटिकली जीरो से पाई/2 तक आएगा, ठीक। अब सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का कॉस 2 थीटा, कहां से कहां, जीरो से पाई/2, माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस का सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम, ठीक है। तो cos 2 थीटा तो आपने यहाँ पर माइनस साइन जो बाहर लिया है, तो आपको क्या करना है, 2 × पाई/2 माइनस कॉस 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1, इधर भी -1, और इधर आपके पास माइनस पाई आर क्यूब अपॉन एम लगा हुआ था, तो इसमें आप वैल्यूज को पुट करोगे तो वाई सी एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम। अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिग्मा की वैल्यू देखो क्या होगी, सिग्मा क्या है, एम अपॉन ए, एम अपॉन ए, तो 2 एम अपॉन ए क्या है, इस हॉलो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर क्यूब अपॉन एम, एक और एम से एम कैंसिल हो गया, ये ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, आर मिल रहा है। ओके, एक छोटी सी गलती क्या हो गई, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करा अपने लोगों ने cos 2 थीटा, और साथ में 2 नहीं लिखा, 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साथ में, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, सॉरी नीचे 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आया 2, और फिर वो यहाँ पर भी जाएगा, साथ में 2 यहाँ पर भी गया, और 2 यहाँ पर भी गया, तो अब आपको क्या मिलेगा, वाई सी एम विल बी इक्वल टू आर अपॉन, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो सेंटर ऑफ मास निकल के आ रहा है इस हेमिस्फीयर का, वो क्या आया, r/2।
ठीक है, दिक्कत क्या हुई, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा करा, और साथ में साथ टू थीटा का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं, वो आ गया टू, तो वो टू को नीचे लाते लाते आपको वाईसीएम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, r/2। क्लियर है। तो ये आपके लिए ये कुछ डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास के वॉल्यूम वाला एक बचा है। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।